हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डी&डी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे ब्लड के बारे में, रक्त के बारे में। आपको पता है, रक्त हमारे शरीर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। आपको ये भी बहुत अच्छे से मालूम होगा कि जो रक्त होता है ये हमारी अनेकों बीमारी के लिए जवाबदार होता है। यानी अगर हमारे शरीर से एक मान लिया जाए कि हमारे शरीर से सारा ब्लड निकाल दिया जाए तो हमें किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं होगी, लेकिन रक्त निकलने के बाद हम जिंदा ही नहीं रहेंगे। यानी कहने का मतलब ये है कि 95% बीमारी जो होती है हमें, इससे भी ज़्यादा वो ब्लड की वजह से होती है। ठीक है, और ब्लड हमारे शरीर का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। ब्लड केवल सजीवों में ही देखने के लिए मिलता है और किसी में देखने के लिए नहीं मिलता। तो आइए हम इसी ब्लड की रोचक तथ्यों के बारे में जानते हैं और इस ब्लड की थोड़ी सी गहन अध्ययन करते हैं। तो आपको फ्रेंड्स मालूम होगा कि आपने ब्लड को देखा होगा कि ब्लड जो होता है ये लाल रंग का एक पदार्थ होता है। अगर इसके टेस्ट की बात करें तो ये हल्का सा क्षारीय माध्यम में होता है। ठीक है फ्रेंड्स, यानी थोड़ा सा स्वाद जो है इसका थोड़ा सा नमकीन जैसा होता है। ये तो जो नमकीन जैसा स्वाद नमकीन जैसा होता है उसे हम बोल देते हैं कि थोड़ा सा क्षारीय माध्यम में है। और फ्रेंड्स, ये जो ब्लड हो, आपने देखा होगा ब्लड ये लाल रंग का दिखाई देता है आपको। तो लाल रंग का होने के कारण उसका ये है कि उसमें एक ब्लड का एक पार्ट है जिसे हम बोलते हैं आरबीसी, जिसे लाल रक्त कणिका या साइंटिफिक भाषा में हम इसे बोलते हैं एरिथ्रोसाइट। तो इसके ये जो आरबीसी है इसके अंदर पाया जाता है एक विशेष प्रकार का पदार्थ जिसे हम बोलते हैं हीमोग्लोबिन। इस हीमोग्लोबिन में हीम नामक एक पदार्थ होता है जो आयरन से बना होता है, जिसके कारण ये लाल होता है। आपने अक्सर देखा होगा कोई भी लोहा है, आपको पता है लोहा आयरन से बना होता है, क्योंकि जब भी किसी लोहे में जंग लगती है तो एक्चुअल में वो लाल रंग का होने लगता है, क्योंकि वो लोहा आयरन है। यानी आयरन का नेचर है कि लाल रंग देना, इसलिए जो हमारा ब्लड होता है उसमें भी आयरन प्रेजेंट होता है। तो उस आयरन के कारण हमारा ब्लड जो होता है फ्रेंड्स वो लाल रंग का हो जाता है। और जैसे कुछ एनिमल्स है, जैसे ऑक्टोपस हो गया, इनके पास आयरन नहीं होता है, इनके पास कॉपर होता है, जिसके कारण इनका जो ब्लड है वो लाल रंग का ना होकर नीले रंग का होता है। जैसे आपने कॉकरोच को देखा होगा, कॉकरोच में ना कॉपर है और ना ही आयरन है, इसलिए उनका ब्लड क्या है, येलो है। ठीक है फ्रेंड्स, ये थोड़ा सा ब्लड के बारे में जानकारी है। आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि अलग अलग लोगों में अलग अलग प्रकार के ब्लड ग्रुप होते हैं। अगर मेरे पास ब्लड ग्रुप, जैसे मेरा ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है, तो हो सकता है कि सामने वाले का ए पॉजिटिव हो सकता है कि सामने वाले का ए बी पॉजिटिव हो सकता है कि ओ पॉजिटिव हो। तो ये इन 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप होते हैं, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव। और सेम इसका निगेटिव, यानी 8 प्रकार के ब्लड ग्रुप होते हैं। अगर मेरे पास ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है तो मुझे ब्लड कौन कौन दे सकता है, या तो मैं खुद को दूं, कोई जिसके पास जैसे मेरा बी पॉजिटिव है तो मुझे बी पॉजिटिव वाला दे सकता है, दूसरा मुझे दे सकता है ओ पॉजिटिव, और तीसरा दे सकता है मुझको ओ नेगेटिव। इनके अलावा मुझे ब्लड ग्रुप कोई नहीं दे सकता। यानी एक क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट बनता है इसमें कि यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप यानी सर्वदाता ब्लड ग्रुप किसे कहते हैं। तो मोस्टली लोग ओ पॉजिटिव बोलते हैं, लेकिन एक्चुअल में ओ नेगेटिव होता है। ओ नेगेटिव यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप माना जाता है, और यूनिवर्सल एक्सेप्टर जो है वो ए बी नेगेटिव माना जाता है। ये आपको याद रखना है। और एक्चुअल में ऑप्शन जो आएगा कभी भी चार्ज के बेस पे नहीं आएगा, फैक्टर के बेस पे नहीं आता। ऑप्शन में ए बी ओ लगा रहेगा, तो वहां पे आपको ओ में टिक करना है यूनिवर्सल डोनर, और ए बी में टिक करना है यूनिवर्सल रिसेप्टर, सर्वग्राही ए बी और सर्वदाता ओ ब्लड ग्रुप। आइए हम अपना ब्लड के टॉपिक शुरू करते हैं। दोस्तों, ये जो हमारा ब्लड है वो अपारदर्शी होता है, यानी इस ब्लड के आर पार देखना मुश्किल संभव नहीं है, इसलिए हम इसे अपारदर्शी बोल रहे हैं। ये हल्का लाल रंग का होता है, जिसका कारण क्या है, आयरन किसके अंदर होता है, हीमोग्लोबिन के अंदर, ये आपको मालूम चलना है। और ये जो ब्लड है ये हल्का क्षारीय रंग का क्षारीय पदार्थ होता है, क्योंकि इसका पीएच वैल्यू कितना होता है, 7.4 के आसपास होता है, 7.4 के आसपास। ये तरल संयोजी, यानी रक्त को ही हम तरल संयोजी उत्तक के नाम से भी जानते हैं। तरल संयोजी उत्तक का मतलब होता है कि जो रक्त होता है वो पानी जैसे पदार्थ है। और संयोजी उत्तक क्यों, क्योंकि ये रक्त जो होता है हमारे एक अंग को दूसरे अंग से जोड़ने का काम करता है, इसलिए इसे हम बोल रहे हैं संयोजी उत्तक, ये किसी को जोड़ने वाला। इसलिए हम बोलते हैं कि जो रुधिर है ये तरल संयोजी उत्तक है। इसका आपने बोला कि रक्त जो है हल्का क्षारीय द्रव्य होता है, इसका मतलब इसका पीएच मान जो होगा 7 से ज्यादा होगा। अगर पीएच मान 7 होगा तो उदासीन आप बोलेंगे, 7 से कम है तो आप बोलेंगे अम्लीय माध्यम है। तो यहाँ पे कितना है, 7.4, यानी 7 से ज्यादा है थोड़ा सा, इसलिए हम इसे बोल रहे हैं कि ये क्षारीय द्रव्य होता है। आपको ये आप स्वयं पता कर सकते हैं कि आपके पास ब्लड कितना है। आपका जितना भी शरीर भार है, जितना भी, कोई मान लीजिए 100 किलो का व्यक्ति है तो उसका 7 से 8% निकाल लीजिए, यानी लगभग उसका आ जाएगा 7 से 8 लीटर।
ब्लड उसके शरीर में है, अगर वो 100, एक व्यक्ति हम मान लेते हैं कि वो 100 किलो का है, तो उसका ब्लड के अंदर, उसके अंदर ब्लड लीटर में होगा, तो उसके अंदर 7 से 8 लीटर ब्लड होगा, अगर उसको 7 से 8% आप निकाल रहे हैं तब। अब थोड़ा सा और इसके बारे में देखते हैं ब्लड के बारे में, कि ब्लड के 2 प्रमुख भाग होते हैं। कितने? 2 प्रमुख भाग होते हैं, 2 मेन पार्ट होते हैं। जितना भी ब्लड आपके पास है उसमें से 2 ही मेन भाग होते हैं। एक भाग को आप बोलते हैं प्लाज्मा, दूसरे भाग को आप बोलते हैं रुधिर कणिका। अगर आप मान के चलें कि जो पूरा रक्त है हमारा 100% है, कितना? हमारे शरीर में जो रक्त है वो 100% है, तो उस 100% का 55 से 60% हमारे शरीर में प्लाज्मा होगा और 40 से 45% रक्त कणिका या रक्त कोशिकाएं होंगी। ये आपको मालूम, याद रखना। दूसरी चीज, हमारे पास जितना भी ब्लड है, जितना भी मतलब हमारे ब्लड में जितना भी प्लाज्मा है, उसका अगर रासायनिक संगठन देखें तो जितना भी प्लाज्मा है उसका 90 से 92% हमारे शरीर में उस प्लाज्मा के अंदर जल है। यानी प्लाज्मा कितना है? अगर इस पूरी यूनिट को आप 100% मान रहे हैं तो 100% का 90 से 92% जल है, और जो शेष भाग बच रहा है उसमें इनऑर्गेनिक मटेरियल और ऑर्गेनिक मटेरियल है, कार्बनिक पदार्थ और अकार्बनिक पदार्थ है। तो अकार्बनिक पदार्थ में क्या क्या है? NaCl और NaHCO3। इसी के कारण जो हमारा प्लाज्मा या हमारा ब्लड है वो क्षारीय माध्यम में होता है, अकार्बनिक पदार्थ के कारण। और कार्बनिक पदार्थ में क्या क्या है? इसमें प्रोटीन्स हैं, इसमें हार्मोन्स हैं, विटामिन्स हैं, एंटीबॉडीज हैं, पचे हुए कुछ मटेरियल है और उत्सर्जी पदार्थ भी हैं। तो ये सारा क्या था? प्लाज्मा के बारे में इंट्रोडक्शन था। अब थोड़ा सा रुधिर कणिका के बारे में देखते हैं कि रुधिर कणिकाओं में क्या क्या होता है। ये जो रुधिर कणिका है फ्रेंड्स, ये जो रुधिर कणिका है, इसमें 3 तरह की कणिकाएं होती हैं, कोशिकाएं होती हैं। एक को आप बोलते हैं लाल रक्त कोशिका, श्वेत रक्त कोशिका और प्लेटलेट। प्लेटलेट याद रखेंगे आप, मनुष्य के लिए यूज करेंगे, और जो थ्रोम्बोसाइट्स वर्ड है ये आप जंतुओं के लिए यूज करेंगे। यानी जंतुओं में 3 प्रकार के ब्लड होते हैं, एक लाल रक्त, श्वेत रक्त और थ्रोम्बोसाइट। और मनुष्य को बोलेंगे तो लाल रक्त, श्वेत रक्त और प्लेटलेट्स, ये आप याद रखेंगे। दूसरी चीज, इन लाल रक्त कोशिकाओं को हम आरबीसी भी बोलते हैं। आरबीसी क्यों? क्योंकि इनकी स्पेलिंग है, इसे रेड ब्लड कार्पल्स, तो रेड ब्लड कार्पल्स एस लगा है क्योंकि हमारे शरीर में 1-2 नहीं होती है, असंख्य होती है, इसलिए प्लूरल के लिए इंडिकेट कर रहा है। दूसरी चीज, इसी को हम साइंटिफिक लैंग्वेज में हम बोलते हैं एरिथ्रोसाइट। एरिथ्रो मीन्स होता है रेड और साइट्स मतलब सेल्स होता है, यानी रेड सेल्स, इसलिए हम इसमें बोल रहे हैं आरबीसी। दूसरी चीज, इस ल्यूकोसाइट यानी श्वेत रक्त कणिकाओं को साइंटिफिक लैंग्वेज में हम बोलते हैं ल्यूकोसाइट्स। ल्यूको मीन्स होता है व्हाइट, ये सब लैटिन वर्ड है, और साइट्स मतलब होता है सेल्स। तो ल्यूकोसाइट्स क्या बन गया? व्हाइट सेल्स, सफेद कोशिकाएं, इसलिए हम बोल रहे हैं श्वेत रक्त कणिका। और प्लेटलेट का तो कोई साइंटिफिक नेम नहीं है। दूसरी चीज, इन लाल रक्त कोशिकाओं का जो जीवन काल, देखिए थोड़ा सा पॉइंट हमने यहाँ पे लिखा है, जिससे हमने इनकी संख्या लिखी है, इनका जीवन काल लिखा है और इनका कार्य लिखा है, यानी आरबीसी के बारे में बता रहे हैं। तो ये जो आरबीसी है इसकी संख्या कितनी होनी चाहिए? हमारे एक मनुष्य, स्वस्थ मनुष्य के अंदर 40 से 50 लाख से ज्यादा होनी चाहिए। जीवन काल कितना होना चाहिए? इनका जीवन काल होता है 120 दिन, यानी 4 महीने के आसपास। इनका कार्य क्या होता है लाल रक्त कोशिकाओं का? ये एक्चुअली बहुत सारा काम करते हैं, छोटी सी नॉलेज यहाँ पे लेके आए हैं। इनका कार्य होता है गैसों का परिवहन, जो मेन काम है गैसों का परिवहन, यानी ऑक्सीजन को शरीर के हर भाग में पहुंचाना और शरीर के हर भाग से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना। ठीक है। अब श्वेत रक्त कणिका है, इनका देखिए, इनकी जो संख्या होती है वो 8 से 10,000 की थोड़ा सा ज्यादा होती है, लगभग 8 से 10,000 इतनी तो होनी चाहिए। ठीक है। और इनका जीवन काल जो है 2 से 5 दिन का होता है। इसका जीवन काल सबसे कम है WBC का। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर इसका जीवन काल हम बहुत ज्यादा कर देंगे तो इनका काम क्या होता है, ये लड़ने मारने का काम करती है, यानी ये झगड़ा करती है। तो अगर जब तक कोई हमारे शरीर के अंदर कोई वायरस बैक्टीरिया होगा तब तक तो ठीक है, ये अपना काम संभाल लेंगी। लेकिन अगर कोई वायरस या बैक्टीरिया हमारे बॉडी के अंदर है ही नहीं, तब ये क्या करेंगी, ऐसी कंडीशन में ये मारने का काम करती है। इसलिए इन्हें हम क्या बोलते हैं, बॉडी गार्ड ऑफ द सेल, यानी ये सुरक्षा कर्मी है, लड़ने मारने का ही काम आता है इनको। तो ये क्या करेंगी, हमारी मासूम सेल्स को मारने लगेंगी। इसलिए नेचर ने बड़ी खूबसूरती से डिजाइन किया है कि इनका जीवन काल ही कम कर दिया, लड़ो मारो मरो, लड़ो मारो मरो। ठीक है। और इनका कार्य क्या है, शरीर को सुरक्षा प्रदान करना। इसलिए तो इसे हम बोल रहे हैं बॉडी गार्ड ऑफ द सेल, यानी कोशिका का सुरक्षा कर्मी। यानी इसे हम श्वेत रक्त कणिका WBC भी इसी को बोलते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड कार्पल्स, और ल्यूकोसाइट भी बोल रहे हैं। एक और नाम आ गया बॉडी गार्ड ऑफ द सेल। और तीसरी चीज, ये जो प्लेटलेट है, तो प्लेटलेट की संख्या जो होती है मनुष्य में वो 1.5 लाख से 5 लाख के आसपास, यानी 1.5 लाख से 3.5 लाख होता है, लेकिन लगभग अप्रोक्सीमेटली इतनी होती है। इनका जीवन काल जो होता है 5 से 10 दिन का होता है। ठीक है। और इनका मेन काम क्या है, ये रक्त का थक्का जमाने में मदद करते हैं। यानी विटामिन के की यहाँ मौजूदगी, अगर आपके अंदर विटामिन के की कमी हो जाएगी तो हो सकता है कि आपके अंदर प्लेटलेट्स की नंबर भी कम हो जाए, यानी आपके ब्लड में कोगुलेशन ना हो। और रक्त का थक्का जमना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपको चोट लग गई और आपका रक्त का थक्का नहीं जमा तो सारा ब्लड 3 से 5 मिनट के अंदर निकल जाएगा और आपकी ऑन द स्पॉट डेथ हो जाएगी। एक पॉइंट और मैं यहाँ पे आपको ऐड करना चाहूंगा, थोड़ा देखिएगा।
जितने भी स्तनधारी हैं उनके आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियस की जगह पे हीमोग्लोबिन बैठा हुआ है, ठीक है। इनकी कैमल और लामा की आरबीसी में न्यूक्लियस पाया जाता है, बाकी किसी के में आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता।